हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शान भाटी और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ इंटरेस्ट रेट स्वैप और हेजिंग के बारे में। तो डेरिवेटिव हम पढ़ रहे थे जिसमें एक पार्ट हमारा बचा था इंटरेस्ट रेट स्वैप, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे हम। तो डेरिवेटिव में ही आपका ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर्स आते थे जिसको हमने इनिशियल क्लासेस में कवर किया था, या यूके पॉइंट 11 में इसके बारे में सारी जानकारी थी। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा थ्योरी है पढ़ लेते हैं। इन IRS आर इंस्ट्रूमेंट टू हेज और स्पेकुलेट। IRS ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप हेजिंग भी कर सकते हो, स्पेकुलेशन भी कर सकते हो। हेजिंग के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑन चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स when we say derivative only, it is speculation. In IRS notional amount is identified on which interest calculation are made. तो अभी देखेंगे कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू। such notional amount may be amortizing। तो आगे कहता है IRS can be to pay fixed get variable nature और to pay variable and get fixed। और उसके बाद ये 2-3 जनरल एंट्री हैं यहाँ पर, ये सब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ही। तो ये है वो एग्जाम्पल जिससे आपको समझ आएगा। तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जो सट्टे लगाए हैं वो कोई ना कोई चीज़ अंडरलाइंग होती थी, उस पर सट्टे लगाए हैं, उसका प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हमें प्राइस वेरिएशन में हम देखते थे। तो प्राइस वेरिएशन से हम उसका फ़ायदा या नुकसान होता था हमें। तो हम बात करते हैं IRS कॉन्ट्रैक्ट की कि इंटरेस्ट रेट स्वैप का कैसे आप इंटरेस्ट के रेट पर आप कैसे सट्टा लगा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, इसमें नोशनल अमाउंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 10 लाख रुपए, देयर मस्ट बी सम प्रिंसिपल, कोई ना कोई नोशनल अमाउंट तो होना ही चाहिए जिस पे आप सट्टा लगा रहे हो। और यहाँ पर जैसे पीरियड दे रखे हैं 5 ईयर्स, तो ये ईयर 1 से लेकर 5 ईयर तक हो गया यहाँ पर। तो हमने सट्टा क्या लगाया है, टू पे फिक्स्ड 8% एंड रिसीव वेरिएबल। हम पे तो करेंगे फिक्स लेकिन रिसीव करेंगे वेरिएबल। पे कितना करेंगे, 8% फिक्स है, लेकिन रिसीव कितना करेंगे वो डिपेंड करता है लाइबोर माइबोर पे, जिस भी रेट पे हमने सट्टा लगा रखा है। तो उसके जैसे हमने लाइबोर पे सट्टा लगा रखा है तो लाइबोर का हर साल के एंड में हम इंटरेस्ट का रेट चेक करेंगे। अब इसमें होता कैसे है कि आपके पास 10 लाख का एक नोशनल अमाउंट है और आपको पे कितना करना है, हर साल में 8% पे करना है। मतलब पहले साल में 8%, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के, चौथे साल के, 5वें साल के, हर साल के एंड पे आप 8% पे करोगे जो कि फिक्स है। बट आपको मिलेगा कितना वो तो देखना पड़ेगा। ईयर 1, जैसे ईयर 1 है, इसके एंड में आके पता चलेगा ना हमें कि माइबोर या लाइबोर का जिस पे आपने लगाया सट्टा उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। जैसे ये लाइबोर है मान लेते हैं, इसका इंटरेस्ट रेट हो गया 9% ईयर 1 के एंड पे। तो आपको पे कितने करने हैं, 8%। मिलेंगे कितने, 9%। तो आप पे करोगे 8%, मिलेंगे 9%, तो 1% का इसमें आपका गेन हो गया ना। तो 1% इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 लाख से, क्योंकि नोशनल अमाउंट आपको लेनी ही पड़ती है यहाँ पर। जब भी आप इंटरेस्ट के रेट पर सट्टा लगाते हो तो नोशनल अमाउंट कोई ना कोई होनी चाहिए। अच्छा, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, OTC कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 लोगों के बीच में होता है, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे क्या करते हैं इसमें, अब इस आदमी ने सट्टा लगाया, दोबारा से देखते हैं कि नोशनल अमाउंट 10 लाख था, 5 साल का पीरियड था इसका, और इसने क्या सट्टा लगाया कि ये टू पे फिक्स एंड रिसीव वेरिएबल, ये फिक्स पे करेगा और वेरिएबल रिसीव करेगा। अब इसने जब सट्टा लगाया तो इसने क्या सोचा होगा, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, बट सामने वाली पार्टी ने क्या सोचा होगा, इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन। तो अभी तो हम अपनी बात कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी की बात नहीं कर रहे। हमने क्या करा है, हमने सोचा होगा कि इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, तो हमने इंटरेस्ट रेट पे जो है वो सट्टा खेला है। अब आपने मान लेते हैं कि लाइबोर पे सट्टा खेला था, तो ईयर 1 के एंड पे वो 9% हो गया, गेन हो गया आपको 1%। अब इसमें बात आती है कि इस कंडीशन में आप जनरलाइज कैसे करोगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले दिन, आज के दिन, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, कोई पेमेंट करी है कि आज के दिन कोई पेमेंट नहीं करी है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो आज के दिन तो कोई एंट्री नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती तो आप उसको P&L में डाल देते। फिर आता है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ईयर 1 के एंड पे आपको गेन हुआ है। ये ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हाथों हाथ पेमेंट होती है और हाथों हाथ सेटलमेंट हो जाती है। अब ईयर 1 के एंड पे आपने देखा कि 9% है, तो आपको 1% का गेन हो गया। अब 1% का गेन आप कैसे बुक करोगे, डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यही वाला पैसा आपको मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव एसेट। आगे देखते हैं ईयर 2 पे, यहाँ पर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट का रेट हो गया 7.5% जिस पे आपने सट्टा खेला है। तो आपको पे कितने करने हैं, 8%, मिलेंगे कितने, 7.5%। तो आपको लॉस कितना हुआ, 0.5%। 0.5% ऑफ 10 लाख नोशनल अमाउंट जो था आपका। तो इस पे आप कैसे एंट्री करोगे, P&L डेबिट टू डेरिवेटिव लायबिलिटी, और एक और एंट्री करोगे डेरिवेटिव लायबिलिटी डेबिट टू बैंक। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी, आपको समझ आ रही होगी। अब आगे बात करते हैं, ये जो नोशनल अमाउंट है ना, ये कभी कभी अमोर्टाइजिंग नोशनल अमाउंट भी हो सकती है। अमोर्टाइजिंग कैसे कि पहले साल में ऐसा कह सकते हैं कि हर साल में 2-2 लाख रुपए कम होते जाएंगे, कि पहले साल में आपका जैसे 10 लाख है, अगले साल 8 लाख, अगले साल 6, फिर 4। तो ये आपस में पार्टियां जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, दोनों अपने आप को सेव करने के लिए ऐसा करती हैं कि भाई हो सकता है कि आगे चल के कुछ कह नहीं सकते, इंटरेस्ट रेट बढ़े घटे, तो एक काम करते हैं, पहले साल 10 लाख, क्योंकि मल्टीप्लाई तो उतने अमाउंट से होगा ना जितना अमाउंट आपका
नोशनल होगा। अब यहाँ पर एमोटाइजिंग नोशनल अमाउंट में क्या होता है कि वाला नोशनल अमाउंट जो है वो घटता जाता है। अब हो सकता है कि इन्होंने बोला हो 1-1 लाख रुपए कम हो हर साल, या फिर 2-2 लाख रुपए कम हो, इनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट की बात है। हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 2-2 लाख रुपए कम होते हैं, तो पहले साल में 10 लाख पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे साल पे होता तो यहाँ 8 लाख से मल्टीप्लाई होता। तो दोनों एक तरह से अपने आप को सेव करना चाहते हैं। इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या है इस एग्जाम्पल में। तो ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू इंटरेस्ट रेट स्वैप विद बी लिमिटेड ऑन 1/4/2019, नोशनल अमाउंट ₹10 लाख, इंटरेस्ट इज लाइबोर। तो लाइबर पे सट्टा खेला है, लाइबोर सेटलमेंट जो होनी है वो क्वार्टरली होनी है। जैसे हमने यहाँ पर ईयरली करी थी ना, ये जनरली तो क्वार्टरली ही होती है। यहाँ पर हमने Y1 Y2 ईयरली करा हुआ है, जनरली जो होती है ये क्वार्टरली होती है। वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया, बाकी क्वार्टरली होती है इसकी। अब आगे देखते हैं क्या है। सेटलमेंट जो होगी वो क्वार्टरली होगी। अंडर IRS ए लिमिटेड इज टू पे वेरिएबल एंड गेट फिक्स्ड। कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, वहाँ पर हमने क्या देखा था, ए लिमिटेड जो थी या फिर जो बंदा था वो टू पे फिक्स एंड रिसीव वेरिएबल, बट यहाँ पर क्या है टू पे वेरिएबल एंड गेट फिक्स्ड, ऑपोजिट है। देखने क्या आता है आगे। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ऑन डेट ऑफ सेटलमेंट वर फर्स्ट क्वार्टर में कितना रेट हो गया इसका, 9% हो गया, और सेकंड क्वार्टर में 6% हो गया। जैसे वहाँ देखा था हमने 9% हो गया, फिर 7.5% हो गया, तो यहाँ क्या कह रहा है 9% हो गया, फिर 6% हो गया। जनरलाइज करना है ए लिमिटेड की बुक्स में। अब पहले समझते हैं इसको होता क्या है। इसमें एक पार्टी है, एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है। 1/4/2019 को कॉन्ट्रैक्ट करा, नोशनल अमाउंट तो होना ही चाहिए। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये नोशनल अमाउंट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये वाली बात लिखी होनी चाहिए कि टू पे फिक्स रिसीव वेरिएबल या टू पे वेरिएबल रिसीव फिक्स। ये दोनों बातें का होना बहुत जरूरी है जब भी आप IRS कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब आपने लाइबोर पे लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेटलमेंट क्वार्टरली होगी तो कोई बात नहीं, की ट्रीटमेंट भी देख लेंगे हम कैसे करनी होती है। अब ए लिमिटेड इज टू पे वेरिएबल एंड गेट फिक्स्ड 8% पर एनम। पे क्या करेगी, ये वेरिएबल पे करेगी। वेरिएबल तो यार आगे चल के पता चलेगा ना, वेरिएबल है क्योंकि वो लाइबोर पे इन्होंने लगाया सट्टा, तो लाइबोर तो ईयर 1 के एंड पे जाके पता चलेगा हमें कि क्या रेट है उस दिन। बट पे तो ये वेरिएबल करेगी, लेकिन रिसीव क्या करेगी, गेट क्या करेगी, फिक्स 8% ही मिलने हैं। अब ईयर 1 के, जैसे यहाँ पर क्वार्टर 1 के एंड पे 9% रेट है, तो 9% इसको क्या करना है, पे करना है, लेकिन मिलेगा कितना, मिलेगा तो 8%। यहाँ पर लिखा है ना टू पे वेरिएबल, और वेरिएबल रेट्स जो है यहाँ पर दे रखे हैं। तो क्वार्टर 1 के एंड पर वेरिएबल रेट क्या है 9%, क्वार्टर 1 के एंड पे ये पे कितना करेंगे 9%, लेकिन मिलेगा कितना 8%। तो 9% पे करेंगे, 8% मिलेगा, तो 1% का इनका नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान होगा तो उस हिसाब से उसकी एंट्री करेंगे हम। अब बात करते हैं कि 1/4/2019 को क्या एंट्री होगी। कोई पेमेंट गई है हमारे यहाँ से, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही तो करा है, तो नो एंट्री। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है नहीं है, तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको ये सोचना पड़ेगा मन ही मन में कि ए लिमिटेड जो है वो पे करेगी वेरिएबल और मिलेगा उसको फिक्स। फिर वो ये तो फिक्स ही है, 8% मिलना है। अब मार्केट में क्या रेट हो रहा है उस हिसाब से आपको फायदा या घाटा हो सकता है। अब आपको यहाँ पर मिलना तो 8% है, अगर आपको 6% पे करना पड़ जाए तो आपका फायदा है, 7% पे करना पड़ जाए तो आपका फायदा है, लेकिन 8% से ज़्यादा आप पे करोगे तो घाटा ही है ना आपका। जैसे इस केस में आप 9% पे कर रहे हो, 8% मिल रहा है, तो 1% का जो गैप है आपका, ये लॉस है। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है, आपको निकालना होता है कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ IRS। अब ये कैसे निकालते हैं, लॉस कितना हुआ है 1% का, कि नोशनल अमाउंट क्या था 10 लाख, और क्वार्टरली है तो 3/12। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि भाई 1 लाख रुपए, 1% का गेन हुआ है ऑन 10 लाख, 0.5% का लॉस हुआ है ऑन 10 लाख। यहाँ तो ईयरली था, इससे मल्टीप्लाई नहीं करा किसी चीज़ से हमने इसको, बट यहाँ पर तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/12 से। तो सिंपल सा था ये 2500 आ जाएगा। अब आपके लिए तो लाइबिलिटी हो गई, तो लाइबिलिटी वाली एंट्री क्या होती है, P&L डेबिट टू डेरिवेटिव लाइबिलिटी, और हाथों हाथ निपट जाता है तो डेरिवेटिव लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक। अब बात करते हैं कि सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ। सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ था, सेकंड क्वार्टर में इसका रेट हो गया 6%। तो आपको क्या करना है, पे वेरिएबल करना है, मतलब पे कितना करोगे आप 6%, रिसीव कितना करोगे 8%। वो तो फिक्स ही है ना, रिसीव जो करोगे वो तो फिक्स है। तो आप पे करोगे 6%, रिसीव करोगे 8%, तो 2% का गेन हो जाएगा ना आपको। तो गेन कितना हुआ 2% का, 2% इंटू 10 लाख इंटू 3/12, तो ये अमाउंट आ गया आपका 5000। तो आपने कैलकुलेट कर ली फेयर वैल्यू ऑफ IRS। अब इस केस में आपका फायदा है तो आप क्या एंट्री करोगे, डेरिवेटिव एसेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और ये वाला अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव एसेट। अभी तक जो हमने पढ़ा इस कॉन्सेप्ट पे हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये जरूरी था एक बेस बनाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जिस पे हमारे क्वेश्चंस भी हैं। तो एक और इसी से रिलेटेड हम IRS को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है 2-3 वो देखते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ से देखते हैं, सेम चीज़ें यहीं पर लिखी हुई है। आइए देखते हैं क्या स्पेशल केसेस ऑफ IRS है ये। प्रीपेड IRS,
अब क्या होता है, कई बार IRS जो होते हैं ना वो प्रीपेड होते हैं। अभी वाले जो केस में तो आप ईयर 1 के एंड पे कर रहे थे ना, ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे, तो ड्यू डेट्स पे या क्वार्टरली कह लो, तो ड्यू डेट आने पर आप पे करते थे। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ कि प्रीपेड हो जाए तो, जैसे अगर हमने यहाँ पर एक केस देखा था अभी जो हम करके आए, यहाँ पर आपने कहा टू पे वेरिएबल एंड गेट फिक्स्ड। तो टू पे वेरिएबल जो पे कर रहे हो तो वो क्वार्टर 1 के एंड पे करोगे ना, अभी नहीं पे कर रहे। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एडवांस में आज Y0 पर ही सारे पैसे पे कर दें अगर हम, तो जैसे मोबाइल का रिचार्ज आप प्रीपेड कराते हो फिर यूज़ करते हो ना, ये वैसा ही है। आप यहाँ पर प्रीपेड IRS है। तो करना क्या, आपको पहला केस देखते हैं, टू पे फिक्स्ड 8% एंड गेट वेरिएबल फॉर 3 ईयर्स। तो क्या बोल रहा है, पे तो फिक्स करना है, पे फिक्स करना है और वेरिएबल मिलता रहेगा 3 साल तक। अब फिक्स 8% जो है वो इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 8% आज पे करेंगे। तो ईयर 1 के एंड पे 8%, ईयर 2 के एंड पे 8%, ईयर 3 के एंड पे 8% नहीं पे करना, इसको जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आज ही पे कर दोगे इन एडवांस। आप नॉर्मली क्या करते हैं, 8% ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के एंड पे करते, और नोशनल अमाउंट यहाँ पर दे रखा है क्या, नोशनल अमाउंट तो दिया नहीं हुआ बट वो होता है, ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, बट आप जब क्वेश्चंस करेंगे वो नोशनल अमाउंट से ही तो मल्टीप्लाई करके आप इसका निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो 8% दे रखे हैं यहाँ पर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू आने के बाद आप जो भी नोशनल अमाउंट होगा उससे मल्टीप्लाई करके आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। तो आपने क्या करा, ये जो 8% है ना, ये 8 8 8 24 नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं कमी आएगी उसमें। तो बाकी पैसे तो आप आज ही पे करोगे ना, टू पे फिक्स्ड। हमने पे फिक्स का मतलब क्या हमारा कि ईयर 1 के एंड पे नहीं पे करेंगे, ईयर 2 के एंड पे नहीं पे करेंगे, 3 के एंड पे नहीं पे करेंगे, हम आज ही पे कर देंगे जो हमने आगे पे करने। बट कितना पे करेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उतना पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमें मिलना कितना है, मिलेगा तो वेरिएबल मिलेगा मतलब क्या है कि जो भी उस दिन रेट होगा, ईयर 1 के एंड पे जो रेट होगा उस चीज़ का, मान लेते हैं लाइबोर पे लगाया आपने, लाइबोर का रेट चेक करते हैं, ईयर 1 के एंड पे लाइबोर का जो भी रेट होगा उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। आपने पे तो कर दिए लेकिन आपको रुकना पड़ेगा ना अभी। अब इसमें बातें आती है कि आपने सट्टा लगाया कि नहीं लगाया। बिल्कुल सट्टा लगाया हुआ है, आपने आज पे कर दिया और फ्यूचर इज अनसर्टेन, आपको पता ही नहीं है आगे होना क्या है। हो सकता है आपको घाटा हो जाए, हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। बट इसमें एक बात है, आपको पैसे नहीं पे करने हैं, पैसे आप पे कर चुके हो। अभी जो हमने केस देखा था उसमें आप ईयर 1 के एंड पे ले भी रहे थे और दे भी रहे थे, लेकिन इस वाले केस में आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे मिलने हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि पैसा मिलेगा कितना। तो आगे क्या होगा इसमें, अब इसमें बातें आती है कि इसमें आपने अंडरलाइन क्या रखा हुआ है। आपने सट्टा है बट सट्टा लगाते तो कोई अंडरलाइन चीज़ तो होती है, तो इसमें अंडरलाइन जो है आपका हुआ है इंटरेस्ट का रेट। तो ये इंटरेस्ट का जो रेट है आपको जो मिलने हैं पैसे वो वेरिएबल है। अब जैसे ईयर 1 के एंड पे देखो तो कितना परसेंट हो गया, मान लेते हैं लाइबोर था तो 9% हो गया। आपने पे कितना करा, 8%, मिल कितना रहा है आपको, 9%। पे करा है 8%, मिल रहा है 9%, तो आपका फ़ायदा हो गया। पे 8 करा है, मिल गया आपको 9%, तो 1% का फ़ायदा हो गया आपको। ईयर 2 पे वेरिएबल रेट कितना है, 7%। ईयर 2 के एंड पे आएंगे तभी पता चलेगा, तो 7% रेट है, इसमें घाटा हो गया। ईयर 3 की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर मिल कितना रहा है, 6%। पे तो आपने 8 करा, मिल 6 ही रहा है बस, तो आपको यहाँ भी 2% का घाटा हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपने सट्टा लगा रखा है। अब इसमें आपको मंदिर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, इसमें मंदिर जाना पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपको पैसे कितने मिलने हैं फ्यूचर में। अब इसी के जैसा एक और केस है वो भी देख लेते हैं, प्रीपेड IRS का ही केस है ये भी। तो क्या हो रहा है, टू पे वेरिएबल एज ऑन टुडे एंड गेट फिक्स्ड 8%। अपोजिट है कि आपने पे करना है वेरिएबल, मिलेगा फिक्स। अब लेकिन ये प्रीपेड वाला IRS है, प्रीपेड मतलब आज ही पे करना पड़ेगा, तो आज ही पे करना है, तो आज का जो रेट होगा ना उसके हिसाब से हम पे कर देंगे। 3 साल के एंड पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे नहीं करना, आपको आज ही पे करना है। बट आज जो पे करोगे कोई रेट तो होना चाहिए। फिक्स की बात थी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख लिया था कि चलो 8% है, लेकिन आज के दिन आप वेरिएबल जब पे करोगे तो रेट तो कोई होना चाहिए ना। मिलेगा तो फिक्स, ये तो कंफर्म है 8% मिलना है आपको। बट आज आप पे कितना करोगे, जो आज का रेट होगा उसके हिसाब से। मान लेते हैं लाइबोर है तो लाइबोर का आज का रेट अगर 7% है तो आप 7% के हिसाब से अगले 3 सालों की पेमेंट कर दोगे आज ही। तो 7% है ये वाला रेट, तो आप 7% यहाँ पर, 7% यहाँ पर, 7% यहाँ पर। टू पे वेरिएबल एज ऑन टुडे का मतलब क्या है कि आप ईयर 1 के एंड पे अलग रेट, ईयर 2 के एंड पे अलग रेट, ईयर 3 के एंड पे अलग अलग रेट नहीं पे कर रहे हो। ये तो प्रीपेड है ना, आज ही पे करना पड़ेगा 3 साल का पेमेंट। तो आज का जो रेट है ना आप उसे देखोगे, मान लेते हैं आज का रेट जो है वो 7% है, तो 7% को आप बेस मान के उस हिसाब से आप 3 साल की पेमेंट कर दोगे।
बाद में चल के ईयर 1 के एंड पे अगर वो कहे वेरिएबल रेट जो था वो चेंज हो गया है, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वेरिएबल रेट एज ऑन टुडे आपने देखना था। एज ऑन टुडे मान लेते हैं 7% था, तो 7% के हिसाब से आपने पे कर दिया है। बाद में चल के चेंज हो जाता है तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर्टिकुलर टाइम का जो भी इंटरेस्ट था वो आपने आज ही पे कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको शांति से बैठ जाना है, क्योंकि आपको मिलना तो फिक्स है 8% ही मिलना है आपको। अब इसमें बात आती है कि आपने यहाँ पर सट्टा लगाया कि नहीं लगाया। अब आपने जब पे कर दिया 7% और मिलना आपको 8% है, इसमें सट्टा कहाँ हुआ भाई? 7% पे कर दिया, मिलना 8% है, फिक्स है 8%, तो 1% तो आपका फ़ायदा ही है, हर साल फ़ायदा है। तो ये कोई डिपेंडेंट थोड़ी ना किसी अंडरलाइंग पे, जैसे ऊपर वाले पे तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो चेंज होता था तो आपको फ़ायदा या नुकसान होता था। यहाँ पर कोई किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ही नहीं है, मिलना ही 8% है, फिक्स है। यहाँ मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, मंदिर जाके करोगे क्या, मिलना ही जब 8% है, चेंज हो ही नहीं सकता वो। बट सामने वाला पागल थोड़ी ना है, उसने आपको जो पैसे उस आपसे लिए हैं ये 7% के हिसाब से, वो इस चीज़ को लोन की तरह ट्रीट करता है। उसके लिए एक तरह से लोन है। वो क्या देखता है कि अच्छा आज इतने पैसे ले लिए और इतने पैसे देने हैं मुझे ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के एंड पर, तो उसके लिए तो एक तरह से लोन हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम कैसे करेंगे इसकी ट्रीटमेंट। तो इंडिया सेज दीज आर एन्युटीज। तो आपको कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना है? इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, ACM मेथड लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। हो रहा क्या था इसमें कि आपने आज पे कर दिया 7%, मतलब आउटफ्लो कितना हो गया आपके यहाँ से 7%। मिलना है आपको पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे 8% मिलना है। तो आउटफ्लो है और 3 साल का आपके पास इनफ्लोज है, तो इन दोनों को आप इक्वेट करके IRR निकालना पड़ेगा आपको। इसके रिलेटेड क्वेश्चन से आप करेंगे तो काफ़ी ईजी लगेगा, कुछ है नहीं इसमें। ACM मेथड आप जानते हैं कैसे करना है। IRR निकालते थे हम, आउटफ्लो आपको पता है आज के दिन का Y0 का, और इनफ्लोज भी पता है आपको। फिर आप देखते थे कि ये जो इनफ्लोज है इनकी मैं किस रेट पे डिस्काउंट करूं कि जो आज का जो मेरा फेयर वैल्यू है उसके बराबर आ जाए। तो IRR निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, एक केस और है इसका, वो केस है रिलेटेड टू प्रीपेड फॉरवर्ड। तो प्रीपेड फॉरवर्ड का क्या मतलब है? प्रीपेड तो समझ आता है कि आज ही के दिन में पेमेंट कर दी है, और जो प्रीपेड फॉरवर्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम फॉरवर्ड का मतलब तो हमें पता है कि फ्यूचर डेट पर डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी आपको, बट उसके लिए आप आज ही प्रीपे कर रहे हो। और ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये इसी के लिए है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी पे एप्लीकेबल होता है और किसी चीज़ पे नहीं एप्लीकेबल होता। ऐसा तो हमने केस और भी देखे थे जहाँ पर आपने मतलब एडवांस में पेमेंट कर दी थी। एक यहाँ पर हमने केस देखा था स्टार्टिंग वाली क्लास में, आपने मार्कर खरीदने थे 20 रुपये के हिसाब से, आपने कहा था खरीदोगे 10,000 मार्कर खरीदोगे, 6 महीने बाद खरीदोगे, 10% जो है वो एडवांस है। अब मार्कर की बात हो रही है, यहाँ पर मार्कर की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, अब यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करते हो वो हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि शेयर्स की, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। आपने क्या करा है, सामने वाली पार्टी को आपने आज ही पैसे दे दिए, आपने कहा ये ले पैसे पकड़, मैं अब 1 साल बाद आऊँगा तब मुझे शेयर दे दियो। शेयर्स जो है वो भी स्पेसिफाइड है कि जैसे यहाँ पर हमने एक केस लिया हुआ है कि 1000 शेयर ऑफ रिलायंस 600 रुपये में, तो 1000 शेयर ऑफ रिलायंस 600 रुपये, आज का जो रेट है वो 600 रुपये है, तो 600 रुपये के हिसाब से जो भी पैसे बनते हैं 6 लाख रुपये, तो 6 लाख रुपये हमने सामने वाली पार्टी को आज ही दे दिए हैं। और हम शेयर कब लेंगे? शेयर हम आगे फ्यूचर डेट पे, कोई सेटलमेंट डेट जो होगी हमारी उस डेट पर लेंगे। अब बात आती है कि इसमें सट्टा है या नहीं है। आपने आज ही पेमेंट कर दी है सामने वाली पार्टी को, अमाउंट भी स्पेसिफाइड है और शेयर्स भी स्पेसिफाइड है। आपने पैसे तो आज पे कर दिए, लेकिन शेयर कब लोगे आप? आगे जाके लोगे। जैसे कि यहाँ पर आप एक सेटलमेंट डेट है जिस दिन आप इसका शेयर की डिलीवरी ले रहे हो, उस दिन इस शेयर का प्राइस 850 रुपये है। ट्रीटमेंट तो देखेंगे अभी हम कैसे करनी है, बट अभी हम ये जान रहे हैं कि इसमें सट्टा है या नहीं है। देखो, अगर आपने आज पेमेंट ही नहीं करी होती ना, आपने यहाँ पर करा क्या है, पैसे तो आज ही दे दिए, लेकिन शेयर कह रहे हो कि चल मैं पैसे ले ले, बाद में ले लूँगा तेरे शेयर, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर पैसे ही ना दिए होते और सामने वाली पार्टी ने शेयर भी ना दिए होते, ना ही आपने पैसे दिए, ना ही सामने वाली पार्टी ने शेयर दिए, आप ये कह रहे हो कि फ्यूचर डेट पे देख लेंगे, फ्यूचर डेट पे मैं तेरे से इतने शेयर खरीदूंगा और पेमेंट भी तभी करूँगा। तो जब आप कहते हो कि आप फ्यूचर डेट पे जो सेटलमेंट करोगे इस चीज़ की, आज आपने ना पैसे दिए ना ही सामने वाली पार्टी ने आपको शेयर दिए, बट आज आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे कि आप फ्यूचर डेट पे इतने शेयर खरीदोगे और इतने रुपए जो भी प्राइस होगा वो आज ही आप दोनों आपस में सेटल करते हो कि इतना प्राइस आप पे करने वाले हो उसको। मान लेते हैं कि इसी केस में आपने 1000 शेयर खरीदे, 600 रुपये आप फ्यूचर में पे करोगे, अभी नहीं पे करोगे। फ्यूचर में रेट कम होता है, बढ़ता है, तो इसमें आपका फ़ायदा या घाटा हो सकता है। तो इसका मतलब अगर आपने पैसे नहीं पे करे और फ्यूचर में सेटलमेंट होनी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया है कि फ्यूचर में आप सामने वाली पार्टी से इतने शेयर इतने रुपए के हिसाब से खरीदोगे, अब उसमें आपको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है।
आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट में प्राइस जो भी हो, बट आपको जितने शेयर आपने बोला है उतने शेयर तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे, और जो रेट पे आपने बोला उस रेट पे खरीदने पड़ेंगे, और सामने वाली पार्टी आपको वाले शेयर देगी। बट हम इस केस की अगर बात करें, यहाँ आपने एडवांस में ही पेमेंट कर दी है, तो इंडिया सेज आपको इसको इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स मानना है। क्या मानना है इसको? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। ये जो 600 रुपये आपने आज ही पे कर दिए 1000 शेयर के लिए, तो आप इसको क्या बनोगे? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट आप इसको FVTPL पे भी दिखा सकते हो, FVT OCI पर भी दिखा सकते हो। बट FVT OCI वाला जो केस है वो एक स्पेशल केस है, वो ज़्यादातर अप्लाई नहीं होता है क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रीजन चाहिए होते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि नॉर्मल वाला केस है जिसको आप FVTPL के थ्रू ट्रीट करते हो। तो आज के दिन आप क्या एंट्री करोगे? जिस दिन आपने पेमेंट करी है उस दिन आप क्या कहोगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस, डेबिट टू बैंक, 6 लाख रुपए यहाँ पर कर दोगे। ईयर एंड आ गया, 700 रुपये रेट हो गया, 100 रुपये आपका शेयर का प्राइस बढ़ गया आपका, तो आप क्या एंट्री, एक और एंट्री कर दोगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ रिलायंस, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये FPL क्यों लिखे यहाँ पर? क्योंकि हम FVTPL मांग रहे हैं। OCI लिख सकते थे अगर FVT OCI हमने इसको समझा होता। तो यहाँ पर 1 लाख की एक और एंट्री आ जाएगी। तो एक 6 लाख की एंट्री करी, 1 लाख की एंट्री करी। अब 850 प्राइस हो गया, सेटलमेंट डेट आज प्राइस हो गया 850 रुपये, तो 150 रुपये और फायदा हो गया आपको। आपके शेयर की वैल्यू 150 रुपये से बढ़ गई है, तो आप क्या एंट्री करोगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ रिलायंस, डेबिट टू PL, 1.5 लाख रुपये। तो आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर एंट्री करी, यहाँ पर और यहाँ पर, तो टोटल करी आपने 8.5 लाख रुपये की। तो लास्ट में जाके आप क्या करोगे? आप क्या होगे? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर डेबिट 8.5 लाख रुपये टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो ऊपर आपने डेबिट करा था उसको आपने क्रेडिट कर दिया, और आपका ये आज के दिन इन्वेस्टमेंट में आ गया। तो एक चीज़ में समझने की है कि जिस दिन आपने पेमेंट करी थी तो इंडियस क्या कहता है, आपको ये परचेज ऑफ इक्विटी मानना है आपने इसको, कि आपने इन्वेस्टमेंट करी इक्विटी शेयर में। आज के दिन जिस दिन पेमेंट कर दी ना, उसी दिन आपको क्या मानना है कि आपके लिए परचेज ऑफ इक्विटी। तो हमने 3 केस देखे। पहला केस था प्रीपेड IRS का, जहाँ पर आप पे फिक्स कर रहे थे लेकिन गेट वेरिएबल था, तो आपने कहा वहाँ पर कि भाई डेरिवेटिव है, सट्टा है। दूसरा केस देखा जहाँ पर आप पे कर रहे थे वेरिएबल लेकिन मिल रहा था आपको फिक्स, तो आपने कहा था कि यहाँ पर सट्टा नहीं है, तो कोई डेरिवेटिव का केस था नहीं वो, जिसको आप ACM से सॉल्व करते थे। तीसरा केस आपने देखा प्रीपेड फॉरवर्ड, तो प्रीपेड फॉरवर्ड का हमने समझ लिया कि यहाँ पर भी सट्टा नहीं है, आपको इसको इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स मानना है। अगर आपने पैसे पे ही ना करे होते तो ये सट्टा होता, लेकिन आपने यहाँ पर तो प्रीपेड कर रखे हैं पैसे, तो आप जितने भी पैसे प्रीपे करते हो आपको वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर मानना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी IRS की। बट इन केस ऑफ डेरिवेटिव, हैजिंग के बारे में भी बात करेंगे कि IRS का हैजिंग से क्या ट्रीटमेंट होगा। अब सर ने इसके बाद ये नोट्स लिखवाए थे, जो भी हमने यहाँ पर समझा उसी से रिलेटेड नोट्स हैं प्रीपेड IRS एंड फॉरवर्ड के। तो ये नोट्स आप देख सकते हैं, नीचे मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में। अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या आता है आपका। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा हैजिंग। तो एक काम करते हैं, हैजिंग को हम इसी के सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, तो मिलते हैं पार्ट B में। और एक चीज़ और थी, जो भी हम यहाँ पर क्लास में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो मैं एक्सेल शीट जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट को, मतलब जैसे आज वाली क्लास करी तो आज वाली क्लास से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड करता ही हूँ, आज वाली क्लास में भी करूँगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं।